अजय शुरू, ये दोनों लाइटें बंद कर देते। करें, शुरू करें। लास्ट हमने क्या पढ़ा हुआ था? जल संधियां, ठीक है। ओशिनोग्राफी की एक दो टॉपिक और पढ़ा देता हूं और उसके बाद आगे बात करें। हेडिंग डाल दो, महासागरीय जलधाराएं। ओशियन करंट। महासागरीय जलधाराएं, ओशियन करंट। ठीक है। एक तो जलधारा क्या होती है, तो जलधारा की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो तापमान, घनत्व, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण, महासागरीय जल के घनत्व में अंतर के कारण या पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब महासागरीय जलराशि यानी कि महासागर में जो जल है वह कई किलोमीटर लंबा मार्ग तय कर लेता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? जलधारा। यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, तो स्थलीय भाग घूर्णन का साथ देता है, लेकिन जलीय भाग विपरीत दिशा में बहना शुरू कर देता है। और इस कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण या तापमान में भिन्नता के कारण, घनत्व में अंतर के कारण जब महासागरीय जलराशि एक दिशा में प्रवाहित होकर कई किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है, तो उसी को हम ओशियन करंट या महासागरीय जलधाराओं के नाम से जानते हैं। महासागरीय जलधाराएं क्या है? सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि जैसे स्थलीय भाग पर नदी प्रवाहित हो रही है, वैसे ही महासागरीय भाग में भी जल प्रवाहित होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? ओशियन करंट कहेंगे, महासागरीय जलधारा। ध्यान रहे, महासागरीय जलधाराएं जो हैं यह दो प्रकार की होती है। एक उष्ण या गर्म जलधाराएं और दूसरी ठंडी जलधाराएं। यानी कि ये विषुवत रेखीय भाग है और ये ध्रुवीय भाग। जब तापमान में अंतर होता है तो विषुवत रेखा से जल राशि कहां जाती है? ध्रुवों की ओर, और ध्रुवों की जल राशि उसके आपूर्ति करने के लिए कहां से आती है? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराएं गर्म जलधाराएं होती है और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर उतरने वाली जलधाराएं ठंडी जलधाराएं। दो चीजें समझाइए मैंने। एक तो ओशियन करंट क्या है, महासागरीय जलधाराएं क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण या तापमान में अंतर के कारण या महासागरीय जल की विशेषताएं, जैसे महासागरीय जल में लवणता होती है, ताप होता है, दाब होता है, घनत्व में अंतर होता है, इसकी वजह से महासागरीय जल राशि का एक दिशा में कई किलोमीटर प्रवाह क्या कहलाएगा? जलधारा कहलाएगा। जलधाराएं जल के स्वभाव के आधार पर कितने प्रकार की? दो। एक
गर्म जलधारा और दूसरी ठंडी जलधारा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं को गर्म जलधाराएं और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर उतरने वाली जलधाराओं को ठंडी जलधाराएं कहा जाता है। एक बार यहां तक लिख देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लिखें जलधाराएं, या हेडिंग डाल दे समुद्री जलधाराएं या महासागरीय जलधाराएं, एक ही है, ठीक है। लिखें जब महासागरीय जलराशि पृथ्वी के घूर्णन के कारण तापमान में अंतर के कारण या महासागरीय जल की आंतरिक विशेषताओं ब्रैकेट में घनत्व, लवणता, महासागरीय जल की विशेषताओं के कारण कई किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है, तो इन्हें समुद्री जलधाराएं कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, जलधाराएं जल के स्वभाव के आधार पर दो प्रकार की नंबर 1 गर्म जलधारा। लिखें यह जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा, ठंडी जलधारा। यह जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है। ओके, यहां तक ठीक है। अब देखो, आप लोग जितने भी पढ़ रहे हो ना,
मुझे नहीं लगता पढ़ाई को सीरियस ले रहे हो, क्योंकि मैं फिक्स 8 बजे आ जाता हूँ, या 8 बजे मेरे अलावा कोई नहीं मिलता है, ठीक है। और मैंने इसी उदयपुर में सुबह 5 बजे से क्लास 8 बजे तक ख़त्म की हुई, जब पढ़ने आते थे बच्चे। मुझे किसी को कहने का हक नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कल अगर आप आईएएस प्रीलिम्स का पेपर देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी पढ़ाई के बल पे आप एक क्वेश्चन भी राइट करके आएंगे, बाकी तो छोड़ दीजिए। और ये ही पैटर्न को फॉलो कर रही है आरपीएससी, धीरे धीरे पेपर का कठिनाई स्तर बढ़ रहा है। और ये भी नहीं कह रहा हूं कि कहीं दूसरे ग्रह से क्वेश्चन आए। कल का पेपर अगर जिस व्यक्ति को 2-3 साल से करंट पे तगड़ी पकड़ है, हर मुद्दे की समझ रखता है, आसानी से 70-80 क्वेश्चन कर सकता है। और 60 क्वेश्चन जिसने कर लिए ना, उसका प्रीलिम्स हो जाएगा। आप पेपर देखोगे तो, और अधिकांश प्रश्नों के उत्तर उन्हीं में, लेकिन वो पढ़ के समझने की क्षमता ही नहीं, ठीक है। थोड़ा अगर वास्तव में तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सीरियस हो जाना। बात कर रहा हूं मैं जलधाराओं। अब आपसे परीक्षा में जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण, तो जलधाराओं की उत्पत्ति के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। मैं कारण लिख रहा हूं, जैसे गत्यात्मक कारण या गत्यात्मक कारक। गत्यात्मक कारकों में नंबर 1 पृथ्वी का घूर्णन। गत्यात्मक कारणों में कौन सा है? पृथ्वी का घूर्णन। नंबर 2 महासागरीय जल की आंतरिक विशेषताएं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें महासागरीय जल की 3 आंतरिक विशेषताएं, एक तापमान है, एक घनत्व है और एक लवणता है। इसके बाद तीसरा बाह्य कारक या अन्य कारक। अन्य कारकों में समुद्री कटक, यानी कि समुद्र में हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियां हैं। नंबर 2 तट की आकृति, तट की शेप कैसी है। नंबर 3 पवने, और नंबर 4 वर्षा। यानी कि महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करने वाले या उत्पत्ति के कारकों पर अगर हम बात करें तो ये सारे कारक हैं। पहला कारक पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन कर रही है, और घूर्णन करने के कारण विषुवत रेखा के दोनों ओर पूर्व से पश्चिम समुद्री जलराशि प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि घूर्णन करती पृथ्वी का स्थलीय भाग तो साथ देता है, लेकिन जलीय भाग साथ नहीं देता है, और इसलिए विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के दोनों ओर पूर्व से पश्चिम क्या चलेगी? जलधाराएं। उत्तर में होगी तो हम उसको उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा कह देंगे, और दक्षिण में होगी तो इसको हम दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधाराएं कह देंगे। नंबर 2 तापमान। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होते हैं, और इस कारण विषुवत रेखा से जलराशि ध्रुवों की ओर जाती है और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। इसके बाद घनत्व और लवणता, यानी कि जब किसी जलराशि का लवणता अधिक है तो घनत्व भी क्या होगा? अधिक। तो लवणता या घनत्व अधिक है तो अधिक भारी जलराशि नीचे बैठेगी, तो जहां पर जलराशि खाली होगी ऊपरी सतह पर क्या होगी? जलधारा प्रवाहित होगी। इसके बाद समुद्री कटक। महासागर में समुद्री पर्वत श्रेणियां, वो भी जलधाराओं की दिशाओं को क्या कर देती? परिवर्तित कर देती। इसके बाद तट की आकृति, इसके बाद
पवन और इसके बाद वर्षा। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ ले कि महासागरों में जलधाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, तो इसमें से कौन सा राइट करके आओ? क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो इतना सरल थोड़ी पूछेगा कि महासागरों की उत्पत्ति का इनमें से एक देगा, नहीं करेगा, ये सारे ऑप्शन में होंगे। तो जलधाराओं की उत्पत्ति के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण तापमान में अंतर है, क्योंकि विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होता है और ध्रुव पर तापमान कम होता है, और इसलिए जल जो है वह संवहनीय धारा के रूप में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर प्रवाहित होता है। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, तो तापमान में अंतर। इसके बाद महासागरीय जलधाराओं की दिशा, ठीक है। तो महासागरीय जलधाराओं की अगर मैं दिशा की बात करूं तो ये हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल को हम क्या कहते हैं, कोरोलियस बल। और कोरोलियस बल के कारण पवनें और जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में कहां विक्षेपित हो जाती है, बाईं ओर। यानी कि सामान्यतः जैसे जलधारा है तो इसको ऐसे जाना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होगी, ये इधर की तरफ विक्षेपित हो जाएगी और ये इधर की तरफ विक्षेपित हो जाएगी। और उसका कारण क्या है, कोरोलियस बल। तो एक सिंपल सी लाइन रख रही है कि महासागरीय जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है, तो कोरोलियस बल। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेपण बल, इस बल के अनुसार पवनें और जलधाराएं दोनों पर लागू होता है। पवनें और जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। एक बार यहां तक लिखवा देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। केवल मैं पूरा वो डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूं, केवल 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं। लिखो, महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण। नंबर 1 लिखो, गत्यात्मक कारण। गत्यात्मक कारण। लिखें, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। अतः विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। नंबर 2, महासागरीय जल की आंतरिक विशेषताएं। महासागरीय जल की आंतरिक विशेषताएं। लिखें, तापमान, घनत्व, और लवणता।
नोट करके लिखो, महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण तापमान में अंतर है। तापमान में अंतर है। तापमान में अंतर के कारण ही जल राशि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इक्वेटर टू पोल, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तथा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, अन्य कारक। पवने, वर्षा, समुद्री कटक, तटों की आकृति, तट की आकृति या तटों की आकृति। ओके, इसके बाद लिखो, हेडिंग डाल दो, जलधाराओं की दिशा को परिवर्तित करने वाला कारक। जलधाराओं की दिशा को परिवर्तित करने वाला कारक। लिखें, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरोलियस बल के कारण जलधाराएं एवं पवने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित को इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्ट या डाइवर्जेंट। विक्षेपित हो जाती है। काइनेटिक, इंग्लिश में ना काइनेटिक, गत्यात्मक, काइनेटिक फैक्टर पहला लिखा है फर्स्ट। ठीक है, देखो अभी तक मैंने पढ़ाया उसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में। एक तो परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे कि जलधाराओं की उत्पत्ति के कौन से कारण है, तो अगर उपरोक्त सभी आए तो राइट करके आना है। परीक्षा में पूछे कि जलधाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, तो टेम्परेचर। कारक बहुत सारे, लेकिन मेन कोज अगर कोई है, पृथ्वी के घूर्णन से केवल विषुवत रेखा की जलधाराएं उत्पन्न होती,
लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर अगर जलराशि प्रवाहित हो रही है तो एकमात्र रीजन टेम्परेचर है। दूसरा, जलधाराओं की दिशा। तो जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरोलियस बल। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि जलधाराओं की उत्तरी गोलार्ध में दिशा होती है दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में कहां होती है? बाईं ओर। ठीक है, ये दो क्वेश्चनों के उत्तर लिखवाएं। जलधारा क्या है वो आपको रिटर्न में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव की परीक्षा में नहीं पूछेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आकार एवं गति के आधार पर जलधाराएं मतलब जलधाराओं का आकार और उसकी स्पीड के आधार पर जलधाराओं को तीन भागों में विभक्त करते हैं। एक, नंबर 1 स्ट्रीम, नंबर 2 जलधारा जिसको हम सामान्य भाषा में करंट कहते हैं, ओशियन करंट, और तीसरा है ड्रिफ्ट जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं विशाल जलधारा। तो जिसकी गति बहुत कम हो, जिसका आकार अत्यधिक संकरा हो और गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रीम। और स्ट्रीम का एकमात्र एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा सबसे ज्यादा पूछी जाती। जलधाराएं आकार मध्यम होता है, गति भी मध्यम, मतलब 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आकार मध्यम। ड्रिफ्ट विशाल जलधारा, गति 5 to 6 किलोमीटर पर आवर। एकमात्र जलधारा है जिसका नाम है दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट। विशाल जलधारा में भी एक ही है, यानी कि तीनों महासागर, प्रशांत महासागर की बात करें, हिंद महासागर की बात करें या अटलांटिक महासागर की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में 45 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थलीय भाग है ही नहीं, केवल जल है, महासागर है। दक्षिणी गोलार्ध में 45 लैटिट्यूड से लगाकर 60 डिग्री लैटिट्यूड तक कोई भी लैंड एरिया नहीं, और लैंड एरिया नहीं है तो यहां पर पवन जो है उस पवन के द्वारा दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट की उत्पत्ति होती है, और एकमात्र समुद्री जलधारा जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करती। जब ये प्रशांत महासागर में होती है तो इसको कह देते हैं दक्षिणी प्रशांत पछुआ पवन ड्रिफ्ट। ये जब हिंद महासागर में होती है तो इसको कहते हैं दक्षिणी हिंद महासागरीय पछुआ पवन ड्रिफ्ट। ये अटलांटिक महासागर में होती है तो इसको दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन ड्रिफ्ट कहते हैं, मतलब एक ही जलधारा है। और समुद्री यात्री जो मैगेलन था उसने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा अपनी नाव को पछुआ पवनों में डाल दिया। पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से थे, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए इसी में डाल दिया था। और इसमें डालकर जब पवने पढ़ाऊंगा मैं तो गरजता 40, चीखती 60, भयंकर 50, ये सारी इसी भाग में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो एक तो पछुआ पवन ड्रिफ्ट दक्षिणी गोलार्ध में 45 डिग्री से लगाकर 60 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थलीय भाग के अभाव के कारण पछुआ पवनों के कारण उत्पन्न होने वाली जलधारा जिसे दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। यह तीनों महासागरों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो ड्रिफ्ट पूछे तो एकमात्र, स्ट्रीम पूछे तो एकमात्र, और बाकी सबके पीछे हम क्या लगाएंगे? जलधारा। ठीक है, एक बार लिख देते हैं फिर आगे चलते हैं। लिखें
आकार एवं गति के आधार पर जलधाराएं तीन प्रकार की। नंबर 1 स्ट्रीम, आकार कम, गति सर्वाधिक, ब्रैकेट में लिख दो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 to 15। एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम, उदाहरण गल्फ स्ट्रीम। इसके बाद जलधारा मध्यम आकार और मध्यम गति, मध्यम आकार और मध्यम गति। एग्जाम्पल कुछ नहीं लिखना है क्योंकि बचेंगे वो सारी की सारी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट ड्रिफ्ट, विशाल जलधारा गति सबसे कम, एग्जाम्पल दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट, जो तीनों महासागरों में प्रवाहित होती है। दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट जो तीनों महासागरों में प्रवाहित होती है। ओके, हेडिंग डाल दो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। ठीक है, यहां पर मैं अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को बना के बता रहा हूं, एक बार समझ में आ जाए उसके बाद लिखवा दूंगा। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भूमध्य सागर, यूरोप, ब्रिटेन और ग्रीनलैंड। ये यहां पर जीरो डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, अब पहले उत्तरी अटलांटिक की जलधाराओं की बात कर रहा हूं। ठीक है, इधर देखें, पृथ्वी के घूर्णन से उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह जलधारा
ब्राजील के तट से टकराकर तथा कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर कहां जाएगी? दाईं ओर, राइट जा रही है। कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर दाईं ओर विक्षेपित होगी। ये यहां पर ऐसे जाके ऐसे घूम रही है। यहां पर, यहां बीच में इस वाले भाग पर एक द्वीप है, एंटिलीज। कौन सा द्वीप है? एंटिलीज। कैरेबियन सागर में एक द्वीप है एंटिलीज, यानी कि पहली जलधारा उत्तरी विषुवत रेखीय गर्मधारा। यह जलधारा ब्राजील के तट से टकराकर और कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कैरेबियन सागर में एंटिलीज द्वीप समूह से टकराकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी पूर्वी शाखा, इधर जो शाखा जाएगी इसको कहेंगे एंटिलीज की धारा। क्या नाम देंगे? एंटिलीज की धारा। इधर की ओर जाएगी मेक्सिको की खाड़ी, तो मेक्सिको की खाड़ी में पहुंचते इसको क्या कहेंगे? मेक्सिको की धारा। आगे जैसे ही ये पहुंचेगी तो ये दोनों शाखाएं इस प्रकार आके अमेरिका का यहां पर फ्लोरिडा का तट है, इस अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पर मिलकर इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरिडा की धारा। मतलब नामकरण संस्कार है, जलराशि वो की वही है। अब यहां से जैसे ही फ्लोरिडा का तट, फ्लोरिडा के तट को जैसे ही वो आगे निकलती है, यहां पर पछुआ पवनें आ जाती है। तो 35 डिग्री से लगाकर या उपोष्ण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय न्यून वायु दाब पेटी की ओर क्या होती है? पछुआ पवनें। तो जैसे ही यह फ्लोरिडा की धारा 30 डिग्री अक्षांश को पार करते ही पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है। पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। तो अचानक जैसे ही पछुआ पवनों की प्रभाव में आती है, इसकी गति अचानक बढ़ जाती है और अचानक बढ़ते ही ये क्या बन जाती है? गल्फ स्ट्रीम। क्या बन गई? गल्फ स्ट्रीम। अब ये धीरे धीरे क्या होगा? पवन इसकी दिशा को प्रभावित करेगा और इसलिए अब इसकी दिशा क्या जाएगी? इधर पश्चिम से पूर्व की ओर होगी और इसलिए इसको कहेंगे उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन ड्रिफ्ट। यहां पर पछुआ पवनों के प्रभाव में आके ये क्या बन गई? ड्रिफ्ट। क्योंकि 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश तक पूरी महासागरीय एक दिशा में प्रवाहित हो रही। अब ये पछुआ पवन ड्रिफ्ट जैसे ही यहां पर जाएगी तो ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराएगी और ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराकर ये जैसे ही ऊपर की ओर जाएगी तो यहां पर ये, अब जिसका अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा यहां पर ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराई, ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराकर ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाएगी। एक शाखा इधर जाएगी नॉर्वे पर, तो इसको कहेंगे नॉर्वे की धारा। एक शाखा यहां पर ब्रिटेन के तट पर पहुंच जाएगी और यूरोप के तट पर पहुंच जाएगी, इसे कहेंगे रेनेल की धारा। उत्तरी अटलांटिक की सारी गर्म जलधाराएं यही है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी भाषा में एक क्लॉक घुमानी। वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हम क्या लिस्ट बना के याद करते, परीक्षा में गर्म कौन सी है ठंडी कौन सी है ये भूल के आते। पृथ्वी के घूर्णन से उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ब्राजील के तट से टकराकर और कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर दाईं ओर विक्षेपित होती है। अटलांटिक महासागर में कैरेबियन सागर में स्थित एंटिली द्वीप से टकराकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसकी पूर्वी शाखा एंटिलीज की धारा और पश्चिमी धारा मेक्सिको की धारा। यह दोनों धाराएं फ्लोरिडा के तट पर मिलकर फ्लोरिडा की गर्म धारा का निर्माण करती है। यह जलधारा जैसे ही आगे प्रवाहित होती है, पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर इसकी अचानक गति बढ़ जाती है, जिसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम अंततः पछुआ पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन ड्रिफ्ट का रूप ग्रहण कर लेती है तथा ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराकर
यह दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए नॉर्वे के तट पर पहुंचकर नॉर्वे की गर्म जलधारा कहलाती है, तो एक ब्रिटेन एवं यूरोप के तट पर पहुंचकर रेनेल की गर्म धारा कहलाती है। परीक्षा में सबसे फेमस क्वेश्चन, निम्न में से किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? यानी कि यूरोप के इस उच्च अक्षांशों में पानी जम जाने वाला होता है, लेकिन यहाँ का जो गर्म जल है वो वर्ष भर इनके बंदरगाहों को क्या करता है? खुला रखता है। और नॉर्वे की गर्म जलधारा तो 65 डिग्री अक्षांश पर स्थित रूस के मरमांस्क बंदरगाह को वर्ष भर खुला रखती है। रूस का मरमांस्क बंदरगाह कहां पर है? 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठेठ कारा सागर में। और इसके बावजूद भी वो वर्ष भर खुला हुआ है। कारण क्या है? रेनेल की गर्म धारा। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? रेनेल की गर्म। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे पास पढ़ाने के लिए खूब है। मैं आप कहो तो मैं 5 साल तक आपको भूगोल पढ़ा सकता हूं, इतना मेरे पास है। मतलब पूरी भूगोल अच्छे से पढ़ा सकता हूं, और मैंने इसको जिया हुआ। मैं कह रहा हूं कि भूगोल के ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे, आप नहीं दे पाओगे जवाब। और थोड़ा थोड़ा करोगे ना, तो जितनी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे हो जाएंगे। बहुत सरल। मैंने कहा था कल ज्वालामुखी पूछा था 2025 में यूनेस्को। अरे अब इतनी बड़ी घटना हो, यूनेस्को ने उसे तो हवाई द्वीप का एक ज्वालामुखी का नाम पूछा था। अब आईएएस में 2 नंबर का क्वेश्चन है वो। मैंने आपको क्या, लगभग कल 70% क्वेश्चन करंट से थे। मतलब आप किसी क्लासरूम में जाकर आपको कोई फीडिंग नहीं कर सकता कि आप प्रश्न राइट करके आए। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं, मैं तो पढ़ता हूं हर रोज, और इसलिए जो भी करंट घटना होती है तो मैं क्लास में बोल देता हूं। बाकी हर शिक्षक नहीं कर सकता, क्योंकि किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसको केवल हिस्ट्री आती है, किसी ने मैथ्स पढ़ी है तो उसको मैथ्स आती है। मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े, और सारे सब्जेक्ट पीछे के पढ़ने के पीछे एक ही कारण है, लगातार असफलता है। लंबे समय तक फेल होते रहे, तो ये भी पढ़ान वो भी पढ़ान, सब कुछ पढ़ा हुआ। और इसलिए मैं सारे को कनेक्ट भी करता हूं। और ये आप आदत डाल दोगे करंट के साथ अपने सिलेबस को कनेक्ट करने की, तो आप जिंदा हो जाओगे। और करंट के साथ अगर आपने आपके सब्जेक्ट को कनेक्ट कर लिया तो इकोनॉमी तो लड्डू की तरह आती है। इकोनॉमी के कल क्वेश्चन थे बिल्कुल सरल। और इकोनॉमी एक बार आपने बेसिक पढ़ ली है ना, जीडीपी क्या है, जीएसडीपी क्या है, ठीक है, मुद्रा क्या है, अगर बेसिक अकबर एक बार पढ़ लिया तो हर बार क्या करना है, 2 दिन लगते हैं फिर इकोनॉमी पढ़ने के। बजट आया, आंकड़े नोट कर लिए, छुट्टी, क्योंकि बेसिक परिभाषाएं पता है। ठीक है, प्रारंभ में थोड़ा समय लगता है समझने के लिए, लेकिन समझने के बाद फिर मेहनत आपको करनी। बात कर रहा था मैं, यहां तक समझ में आ गया? किसका रूप ग्रहण कर ली? ये गल्फ स्ट्रीम की। फिर वापस कहां गई? उत्तरी पछुआ पवन ड्रिफ्ट बन गई, वापस नॉर्वे की धारा, और इसके बाद रेनेल की धारा। तो परीक्षा में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस जलधारा के कारण रूस का मरमांस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है? नॉर्वे की गर्म जलधारा के कारण। ये होगी गर्म जलधारा। अब ठंडी जलधाराएं उतार देता हूं, उत्तरी अटलांटिक की। अब ठंडी जलधाराएं कहां से उतरेगी? ऊपर से ही आएगी ना। कलर कौन सा लेना है? यहां पर ये वाला भाग, और ये कनाडा एवं ग्रीनलैंड के मध्य में यहां पर कौन सा है? ध्रुवों से उतरती जलराशि, ध्रुवों से उतरती जलराशि ग्रीनलैंड के तट पर क्या कहलेगी? ग्रीनलैंड की ठंडी धारा। जैसे ही यह यहां अमेरिका के तट की ओर आएगी, कौन सा सागर है बीच में? लेब्राडोर सागर, और इस कारण इसे लेब्राडोर की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। होगी काम, 2 ही तो ठंडी धारा है। ध्रुवों से उतरती जलराशि, ग्रीनलैंड के समीप ग्रीनलैंड की जलधारा, और अमेरिका के तट पर पहुंचकर वह लेब्राडोर की ठंडी धारा कहलाती है। ध्यान रहे, जहां पर गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां पर एक तो कोहरा बनता है। 2 विपरीत स्वभाव की वायु राशियां भी आएगी तो क्या बनेगा? फॉग बनेगा। तो एक तो अमेरिका और कनाडा के तट पर कोहरे की दशा का कारण क्या है? तो विषुवत रेखा से प्रवाहित गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और ध्रुवों से उतरती लेब्राडोर की ठंडी धारा के मिलन से यहां पर कोहरे की दशा।
ध्यान रहे, समुद्र में जो मछलियां पाई जाती तो मछलियां अलग अलग प्रकार की होती है, मीठे पानी की होती है, खारे पानी की होती है, गर्म पानी में रहने वाली भी होती है, ठंडे पानी में भी रहने वाली होती है। तो यहां पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म जल राशि जा रही है, तो यहां पर क्या होगा, गर्म जल धारा में आई हुई मछलियां रहेगी, यहां पर ऊपर से लेब्राडोर की ठंडी धारा, दोनों में जैसे ही अचानक परिवर्तन होता है सारी मछलियां कहां जाती है, डिस्टर्ब होके ऊपर, और ऊपर आ गई तो मनुष्य को क्या करना है, भोजन है ना मनुष्य का। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका के तट पर स्थित प्रसिद्ध मत्स्य बैंक, फिशरीज बैंक, जिसमें नाम है जॉर्ज बैंक और ग्रांड बैंक का निर्माण किस वजह से होता है। तो अमेरिका के तट पर, अमेरिका या कनाडा के तट पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और कौन सी, लेब्राडोर की ठंडी धारा के मिलन से विश्व प्रसिद्ध मत्स्य बैंक ग्रांड बैंक एवं जॉर्ज बैंक का निर्माण होता है। ग्रांड यानी कि बहुत बड़ा, और जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर जॉर्ज बैंक का निर्माण होता है। इसके बाद इस तट पर ध्रुवों से उतरती जलराशि इधर उतरेगी यूरोप के तट पर, यूरोप के तट पर पहुंचते हुए यहां अफ्रीका का तट आ जाएगा। या अफ्रीका के यहां पर एक मैंने द्वीप लिखवाया था, कनारी और केप वर्डे, सौभाग्य द्वीप लिखवाया था। तो कनारी और केप वर्डे जो द्वीप है, लिखवाया ना मैंने कि नहीं लिखवाया, अटलांटिक महासागर खोल के देख लेना। तो यहां पर कनारी द्वीप के कारण इसको क्या कहेंगे, कनारी की। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन के तट पर प्रसिद्ध मत्स्य बैंक जिसका नाम है डॉगर बैंक, और डॉगर बैंक का निर्माण कौन करता है, तो रेनेल की गर्म धारा और कनारी की ठंडी धारा मलकर ब्रिटेन के तट पर क्या करती है, आदर्श मत्स्य बैंक का निर्माण करती है। तो 3 फिशरीज बैंक पूछे जाते हैं, जॉर्ज बैंक और ग्रांड बैंक। अब ठंडी जलधारा में कितनी याद रखनी, 3। ध्रुवों से उतरती जलराशि अमेरिका और कनाडा के मध्य ग्रीनलैंड की जलधारा कहलाती है। यह जलधारा लेब्राडोर सागर में प्रवाहित होते हुए अमेरिका और कनाडा के तट पर लेब्राडोर की ठंडी धारा कहलाती है। ध्रुवों से उतरती जलराशि यूरोप के तट पर केप वर्डे और कनारी द्वीप समूह के कारण कनारी की ठंडी जलधारा के नाम से जानी जाती है। तो उत्तरी अटलांटिक की जलधाराएं हो गई। आप एक बार ऐसे बना दोगे ना तो बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यह भी पता, मैंने लिखवाया है कि केप वर्डे और कनारी द्वीप कहां है, ठीक है। फिजियोग्राफी पढ़ने के लिए इनको याद करने की जरूरत ही नहीं। लिखवा देता हूं मैं एक बार, उत्तरी अटलांटिक जलधाराएं, उत्तरी अटलांटिक की जलधाराएं। नंबर 1, गर्म जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, गर्म जलधाराएं। लिखें, पृथ्वी के घूर्णन से उत्तरी विषुवत रेखीय, उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की, गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। यह जलधारा पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होकर, पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होकर ब्राजील के तट से टकराकर, ब्राजील के तट से टकराकर एवं कोरोलियस बल, कोरोलियस बल
के कारण उत्तर की ओर प्रवाहित होकर कैरेबियन सागर में एंटलीज द्वीप से टकराकर कैरेबियन सागर में एंटलीज द्वीप से टकराकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी पूर्वी शाखा एंटलीज की धारा, पश्चिमी शाखा मेक्सिको की धारा, यह दोनों शाखाएं अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पर मिलकर फ्लोरिडा की धारा कहलाती है। फ्लोरिडा की धारा कहलाती है। यह धारा तीस डिग्री अक्षांश से ऊपर पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर अचानक गति में वृद्धि होकर गल्फ स्ट्रीम का रूप ग्रहण कर लेती है। ब्रैकेट में लिख देना अमेरिका और कनाडा का तट, तथा पछुआ पवनों से इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाती है, जिसे उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन ड्रिफ्ट कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन ड्रिफ्ट कहा जाता है। यह ड्रिफ्ट ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है।
इसकी एक शाखा, इसकी एक शाखा नॉर्वे के तट पर पहुंचकर, नॉर्वे के तट पर पहुंचकर नॉर्वे की धारा, नॉर्वे की धारा तथा ब्रिटेन ब्रैकेट में यूरोप के तट पर, ब्रिटेन ब्रैकेट में यूरोप के तट पर रेनेल की गर्म धारा कहलाती है, रेनेल की गर्म धारा कहलाती है। लिखें ठंडी जलधाराएं, कोल्ड करंट। वो सारा लास्ट का मैं नोट करके लिखाऊंगा, 4 फैक्ट लिखवाने मुझे। बैंक भी लिखाऊंगा, रेनेल को यूरोप का गर्म गंगबल कहते हैं, लेब्राडोर की ठंडी धारा ठंडी दीवार का निर्माण करती है, सारे लिखवा दो, ठीक है, लास्ट में लिखाऊंगा। ठंडी जलधाराएं लिखें ध्रुवों से उतरती जलराशि, ध्रुवों से उतरती जलराशि ध्रुवों से उतरती जलराशि कनाडा एवं ग्रीनलैंड के मध्य, कनाडा एवं ग्रीनलैंड के मध्य ग्रीनलैंड की जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा तथा लेब्राडोर सागर में पहुंचकर, लेब्राडोर सागर में पहुंचकर अमेरिका एवं कनाडा के तट पर, अमेरिका एवं कनाडा के तट पर लेब्राडोर की ठंडी धारा कहलाती है, लेब्राडोर की ठंडी धारा कहलाती है। ठंडी धारा कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे ध्रुवों से उतरती जलराशि यूरोप के तट पर, ध्रुवों से उतरती जलराशि यूरोप के तट पर ध्रुवों से उतरती जलराशि ध्रुवों से उतरती जलराशि ब्रिटेन ब्रैकेट में लिखा, यूरोप लिखा है ना, सॉरी ब्रिटेन ब्रैकेट में कर दो, यूरोप लिख रखा है ना, यूरोप के तट पर कनारी की ठंडी धारा कहलाती है। यूरोप के तट पर ब्रैकेट में ब्रिटेन लिख सकते हो, कनारी की ठंडी धारा कहलाती है। नोट करके लिखो रेनेल की गर्म धारा को, रेनेल की गर्म धारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है।
इसी जलधारा के कारण रूस का मरमांस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। रूस का मरमांस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। इसके बाद एक और नोट लिखो, रेनेल की गर्मधारा एवं कनारी की ठंडी धारा मिलकर ब्रिटेन के तट पर मत्स्य बैंक डोगर बैंक का निर्माण करती है। मत्स्य बैंक का नाम डोगर बैंक है। अब खाली डोगर बैंक लिखवाऊंगा तो आप पैसे जमा कराने पहुंच जाओगे, इसलिए फिर मैंने लिखा है कि ये मत्स्य बैंक है। भाई ऐसे तो बैंक का मतलब, ठीक है, बैंक का मतलब तट भी होता है, किनारा भी होता है। बैंक का मतलब जमा भी होता है, ठीक है, इसलिए मैंने मत्स्य बैंक लिख के बीच में इसका नाम लिखवा दिया, डोगर बैंक। इसके बाद लिखें नोट में ही, अमेरिका एवं कनाडा के तट पर गल्फ स्ट्रीम की गर्मधारा एवं लेब्राडोर की ठंडी धारा मिलकर मत्स्य उत्पादन केंद्र ग्रांड बैंक एवं जॉर्ज बैंक का निर्माण करती है। एक और नोट लिख दो, लेब्राडोर की ठंडी धारा अमेरिका एवं कनाडा की तट पर ठंडी दीवार का निर्माण करती है, कोल्ड वॉल। अब ठंडी दीवार क्या है मैं बता देता हूं। ये यहां पर लेब्राडोर की ठंडी धारा आती है, तो इस अमेरिका के तट से अगर समुद्र में जाएं तो पहले ठंडा जल आएगा, फिर गर्म जल आएगा, और इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी जलधारा अमेरिका और कनाडा की तट पर ठंडी दीवार का निर्माण करती है। मतलब बीच का जो एरिया है वो सारा का सारा ठंडे जल का होता है, और जैसे जैसे अंदर की ओर जाएंगे तो जलराशि क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। उत्तरी अटलांटिक की जलधाराएं होगी, घर जाके लिस्ट बना देनी है। गर्म जलधारा में पहली उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, दूसरी एंटिलीज, तीसरी मैक्सिकन, चौथी फ्लोरिडा, पांचवी गल्फ स्ट्रीम, छठी उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन ड्रिफ्ट,
फिर नॉर्वे की धारा और रेनेल की धारा, ये सारी गर्म होगी। ठंडी में 3 ग्रीनलैंड की धारा, इसके बाद लेब्राडोर की धारा और कनारी की धारा। ओके, आगे कल बात करेंगे।